नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सिखा सके निवेश के गुर और ये समझा सके कि निवेश करना कितना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि बड़ी सेविंग्स के जरिए ही आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि छोटी छोटी सेविंग्स के जरिए भी आपके सपने सच हो सकते हैं। योर मनी इसी में करता है मदद। फटाफट से आप हमारे शो में शामिल होने का प्लान कीजिए। कई तरीके हैं जिसके थ्रू आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फोन नंबर है 7045220000। ट्विटर, फेसबुक पर जाएंगे सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर, तो वहां पर #आस्कआवाज योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अगर आप घर पर टीवी के थ्रू नहीं देख सकते हैं तो। आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पंकज जी से क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन पहले आज हम बात करेंगे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या फायदे हैं। तो बताइए पंकज जी, पहले तो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। दीपाली नमस्कार। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो बेसिकली जैसे ईपीएफ होता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वही वीपीएफ भी है। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है, ऐसे कंपनी में काम करता है जहां पर वो कंपनी ईपीएफ की मेंबर है, ईपीएफओ मेंबर है, तो उसकी सैलरी से 12% डिडक्शन होता है और उतना ही वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये तो हो गया मैंडेटरी कि अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी सैलरी में से कंपल्सरी डिडक्ट होगा, उसे हम बोलते हैं पीएफ या ईपीएफ। अब उसके अलावा यदि वो व्यक्ति चाहता है कि मैं थोड़ा और कंट्रीब्यूट करूं ताकि मेरी जो पूंजी है वो ज्यादा बन सके, तो उसे हम कहते हैं वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है। ईपीएफ के बारे में कई बार लोगों ने सुना होता है कि सैलरी से पैसा कटता है, 12% पैसा जमा होता है और रिटायरमेंट के पास के समय पर आपको पैसा मिलता है। तो बस जब आप अपनी मर्जी से उसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम वीपीएफ कहते हैं। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम कुछ और एस्पेक्ट्स इसके समझना चाहें कि इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल करने पर क्या चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट आमतौर पे कितना मिलता है, या फिर टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये भी बताइए वॉलंटरी फंड्स के बारे में। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट तय करती है। तो फिलहाल जो लास्ट डिक्लेयर हुआ है वो 8.10% सालाना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो दूसरे विकल्प हैं उनके मुकाबले बेहतर है। अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम है तो यहां पर आपको पैसे की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहां पर यह है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शन भी दिलाता है। हालांकि जो लिमिट है 80C की वो 1,50,000 की ही है। तो उसमें चाहे आपका ईपीएफ हो, वीपीएफ हो या फिर आपकी दूसरी स्कीम्स हो, चाहे पीपीएफ या ईएलएसएस हो, जिन स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करने पर आपको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में, उन्हीं के साथ इसको भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी की आपने बात की, तो ये रिटायरमेंट के वक्त आपका जो ईपीएफ का पैसा उसी के साथ में आपको ये मिलेगा। और होता यह है कि यदि कोई व्यक्ति बीच में जॉब छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है, तो उसके बाद में इस पैसे को निकाला जा सकता है 75% 1 महीने के वेटिंग के बाद, और पूरा पैसा 2 महीने की वेटिंग के बाद अपना पूरा जो पीएफ में टोटल अमाउंट है उसे विड्रॉ किया जा सकता है यदि वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट में होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यू नहीं करता है। यदि एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए बीच में पैसे की जरूरत पड़े, तो उस केस में कुछ कंडीशंस में, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो खुद या उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो उसके इलाज के लिए, या घर खरीदना हो, घर बनाना हो, पुराना लोन चुकाना हो, किसी की हायर स्टडीज यानी कि डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की हायर स्टडीज के लिए पैसे चाहिए हो, उस केस में यहां से विड्रॉ किया जा सकता है। और उसके लिए भी कंडीशन ये होती है कि कितने साल की मेंबरशिप है, किस हिसाब से वो यहां पर देखा जाता है। अच्छा, एक खास बात इसकी ये भी है कि पहले क्या था कि पूरा जो कंट्रीब्यूट करते थे उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये इसके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, ऊपर से टैक्स फ्री है।
अब गवर्नमेंट ने क्या किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसको थोड़ा बदलाव किया है कि 2.5 लाख रुपीस एक साल में यदि आप कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफ और वीपीएफ मिलाकर, उसका जो इंटरेस्ट आता है वो तो आपका टैक्स फ्री होगा, लेकिन उससे ज्यादा यदि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो अमाउंट एक्सीडिंग है उसका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सिर्फ 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन एक फाइनेंशियल ईयर में, उसी पर आपका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो ये थोड़ा सा यहां पर अभी बदलाव हुआ है। तो सेफ स्कीम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेहतर है इस तरह की स्कीम्स के मुकाबले में, और लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो लंबे समय के हिसाब से अगर कोई निवेश कर रहा है तभी यहां पर ऐड करें। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। जी ठीक है, तो काफी सारी बातें आपको बताई हैं वीपीएफ के बारे में। शुरू में पंकज जी ने ईपीएफ के बारे में बताया, लेकिन पंकज जी क्वेरीज लें उससे पहले क्विकली अगर सम अप करना हो तो पीपीएफ, ईपीएफ और वीपीएफ में जो वो थिन लाइन का डिफरेंस है वो क्या है? जी देखिए, पीपीएफ जो है वो किसी भी इंडियन रेजिडेंट के लिए ओपन है। कोई भी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, अपना खुद का व्यवसाय कर रहा हो, या फिर कुछ भी ना कर रहा हो, उसके पास गिफ्ट से भी पैसे आते हो, तो भी वो व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। लेकिन जो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या वीपीएफ, वो उसी के लिए पॉसिबल है जो नौकरी पेशा हो और जिस कॉरपोरेट में या गवर्नमेंट में पीएसयू में जॉब करता हो, वहां पर वो मेंबर हो। दूसरी बात, जहां तक वीपीएफ का सवाल है, वीपीएफ तभी पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति ईपीएफ का मेंबर होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का ईपीएफ में अकाउंट ही नहीं है और वो चाहे कि वीपीएफ अकाउंट खोले, वैसा नहीं है। तो जो ईपीएफ का मेंबर होगा वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए वीपीएफ अकाउंट भी, वीपीएफ में भी पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वीपीएफ और ईपीएफ दोनों एक जैसे हैं, उनके फीचर बेनिफिट एक जैसे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो सैलरीड एम्प्लॉइज है उन्हीं के लिए अवेलेबल है। लेकिन पीपीएफ जो है वो किसी के लिए भी, यानी कि जिसका ऑलरेडी ईपीएफ वीपीएफ चल रहा है, वो भी एडिशनल पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.10% है मौजूदा समय में, और इसकी जो मैच्योरिटी है 15 साल की है, और हर साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम बातें आपको बताई हैं पंकज जी ने। वीपीएफ के बारे में डिफरेंस भी आपको बताया पीपीएफ, ईपीएफ और वीपीएफ में। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, जानना चाहते हैं कौन सा है बेस्ट, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें फिर से भेज सकते हैं। कोई और सवाल मन में आ रहा है तो भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ। लेकिन अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। कुलविंदर हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से। कुलविंदर जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा आपको, वो रिव्यू करना था। एक और एसआईपी ऐड करना। आपका पोर्टफोलियो है हमारे पास? हाँ जी, हाँ जी, वो रिव्यू करना ठीक है। 2-3 हजार रुपए की एसआईपी और ऐड करना चाहते हो, वो कौन से फंड है जिसमें ऐड कर सकता हूँ मैं? ठीक है, तो इनके फंड्स बता दूं मैं पंकज जी। कैनरा रोबो का ब्लू चिप इक्विटी 3000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, क्वांट का टैक्स प्लान है, एक्सेस स्मॉल कैप है 2000। तो टोटल जो इनके एसआईपी है वो 11,000 के आसपास की है। 3,000 के एसआईपी और ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो कैसा है डेफिनेटली ये तो समझना ही है। साथ ही 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है और 45 साल में रिटायरमेंट भी प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल एज इनकी 30 ईयर्स है, तो मान के चलिए 15 साल के लिए रिटायरमेंट भी प्लान करना चाहते हैं। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए? कुलदीप जी, स्कीम्स जो हैं वो ठीक हैं आपके पास में। आपके पास लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इस तरह की स्कीम्स हैं। मिड कैप में आपका एक्सपोजर कम है, मतलब कि अलग से मिड कैप फंड है ही नहीं, और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके थ्रू ही थोड़ा एक्सपोजर है। तो सलाह ये होगी, जैसा कि आप अमाउंट बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, तो आप एक मिड कैप फंड, और उसमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, ये मेरे हिसाब से आपके लिए सही रहेगा, इसे आप ऐड कर सकते हैं। और यदि आप 11,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 15 साल में आपके पास, यदि मैं 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहां पर मान के चलूं, तो करीब 57-58 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको करने हैं 1 करोड़, तो या तो आपका थोड़ा समय ज्यादा हो, यदि आप 15 की बजाय 20 साल की बात करेंगे तो इसी अमाउंट से यह संभव है कि आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 15 साल में ही करना है तो सलाह यह होगी कि अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप बढ़ा दीजिए, उसे आप 20,000 रुपया महीना कर दीजिए। तो 11 की बजाय 20,000 करना आपके लिए संभव है, तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि समय थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सचिन है अगले कॉलर हमारे साथ। सचिन रस्तोगी सतना से। सचिन जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना।
नमस्कार मैडम। मैडम मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी कुछ सिप स्टार्ट किए हैं, तो इसमें बच्चे के लिए मैं चाहता हूँ एक फंड अपना ओके। बनाने के लिए, तो 15 साल तक मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इसमें मैंने कुछ सिप लिए हैं, जैसे एक्सिस मिड कैप है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है और पराग पारिक है, और एक मैंने लिया SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेरा ओके। कितना पैसा इसमें इकट्ठा हो जाएगा, 15 साल तक मैं इकट्ठा करता हूँ, और क्या ये सभी सिप सही है या इसमें मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो आपने सुना इनका पूरा सवाल। इनके पास काफी सारे फंड्स हैं, 4 फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, SBI इक्विटी, एक्सिस मिड कैप, और इसके अलावा NPS में भी ये डाल रहे हैं और PPF में भी अर्ली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 12 से 15 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे, साथ ही बदलाव की कोई जरूरत है क्या? जी, देखिए 4 स्कीम्स हैं और स्कीम्स अच्छी हैं। जो आपके पास इक्विटी हाइब्रिड फंड है, आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड मतलब वहां पर डेट में भी निवेश है। मिनिमम 65% इक्विटी और 35% तक डेट में इन्वेस्टमेंट वहां हो सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, लेकिन स्मॉल कैप फंड मिसिंग है। तो एक तो सलाह ये होगी कि आप एक स्मॉल कैप फंड, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड यदि ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में तो ये सही रहेगा। दूसरी बात, अगर 10,000 की आप SIP कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 48 लाख इकट्ठे हो जाएंगे 15 साल में। अगेन यदि आपका जो रिटर्न है वो 12% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता है आपको, तो 48 लाख की उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड से। साथ ही आपने जैसे NPS में इन्वेस्टमेंट किया है, अभी NPS में क्या होता है कि चाहे आपने Tier 1 में किया है, Tier 2 में किया है, लेकिन अंडरलाइंग असेट क्या है, वहां बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास कि आप किस तरह का पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं, कितना इक्विटी में वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इक्विटी में ज्यादा करेंगे, रिटर्न ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज रिटर्न थोड़ा ज्यादा कम हो सकते हैं। पर मैंने कैलकुलेशन के लिए किया है यहां पर कि यदि आप 10% का यहां पर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो 15 साल में करीब करीब जो 7,000 रुपया महीना निवेश कर रहे हैं, करीब 28 लाख यहां भी आपके इकट्ठे हो सकते हैं 10% के हिसाब से। और साथ ही आप जो PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए 2 अकाउंट में, तो 3 लाख रुपया सालाना होता है। उसको भी 15 साल हम अगर देखें और जो 7.10% इंटरेस्ट चल रहा है इस वक्त पर, उसी को मान के चले, हालांकि इसे बदलाव भी होगा, तो उसका भी करीब करीब आपके पास 81 लाख इकट्ठे हो जाएंगे 15 साल में। तो करीब करीब 1,57 लाख रुपीस तक तो इकट्ठा हो सकता है। ये सब जो आपने किया है इसके हिसाब से अब आपको और बढ़ाना है तो आप SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहिए ताकि बड़ी पूंजी इकट्ठी हो सके। ठीक है, चलिए, तो आपको सजेस्ट किया गया है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए और कितना आप एक्यूमुलेट कर लेंगे, इसके बारे में भी जानकारी दी। सचिन से अब बात तो हो गई, अब हम अगले कॉलर से बात करेंगे। प्रभात है हमारे साथ, चंबा हिमाचल प्रदेश से। प्रभात नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, मेरे पास 5 फंड है और इसके अलावा मैं एक फंड और ऐड करना चाहता हूँ 2500 की SIP के लिए इन्वेस्ट करें, और इसमें अगर कोई चेंज करना हो तो कृपया उसके बारे में भी बताएं। ठीक है, तो मैं एक बार पंकज जी के सामने पूरा पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके ले आती हूँ। तो आपका फिलहाल 10,000 के आसपास की SIP चल रही हैं और 50 लाख का आपका टारगेट है 15 इयर्स में। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 5.25 लाख। 2,500 की एडिशनल SIP करना चाहते हैं एक्सिस ब्लू चिप, और साथ ही आपके पास है मिरई एसेट लार्ज कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस इनके गोल पर पंकज जी क्या सजेशंस आपके? बिल्कुल, देखिए 4.25 लाख ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, तो 4.75 लाख ये और प्लस 10,000 की SIP, यदि हम वही 12% का CAGR यहां पर एज्यूम करें, लंबा वक्त है, तो इनके पास करीब 73 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। जबकि टारगेट है 50 लाख का, तो आप टारगेट तो ऑलरेडी आसानी से अचीव कर सकते हैं। और साथ ही आप 2,500 रुपया महीना और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको और बढ़ाएंगे तो करीब करीब 85 लाख रुपीस आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं 15 साल में। और मैं कहूंगा कि आप कम मत करना, भले आपने टारगेट 50 लाख का लिया था, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो इन्फ्लेशन को बीट करना है, बड़ा ही टारगेट होना चाहिए। तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए। स्कीम जो ऐड करनी है, अगेन मिड कैप मिसिंग है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। इसके साथ बढ़ते रहें और साथ ही संभव हो तो समय के साथ में जितना हो सके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते भी रहें।
ठीक है, तो फिलहाल आपकी 10,000 की SIP चल रही है, इसके आप 73 लाख के आसपास जोड़ लेंगे 15 साल में, और अगर 2,500 की SIP बढ़ाएंगे तो 85 लाख के आसपास का कंजर्वेटिव आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे। कोई बदलाव की जरूरत नहीं। एक फंड जो ऐड करना है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30। बाकी अपने फंड्स के साथ इन्वेस्टेड रहिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल आप देखते रहिए योर मनी। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। पंकज मटपाल है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और कुछ और सवाल अब ले लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रयास सिंह फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है तो इनकी डिटेल्स ले लेते हैं। तो 49 इयर्स इनकी उम्र है, 25,000 की SIP ये कर रहे हैं पंकज जी हर महीने। 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। तो फंड इनके मैं बता देती हूँ जिसमें इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो है एडलवाइज मिड कैप 1.5 लाख, कोटक स्मॉल कैप 2 लाख, HDFC मिड कैप 2 लाख, एक्सिस लॉन्ग टर्म 2.25 लाख, और साथ ही पराग पारी फ्लेक्सी कैप, PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप में 3 से 3.5 लाख, और ICICI प्रू डेट एंड इक्विटी 4 लाख। तो इनका लमसम काफी इन्वेस्टमेंट है। जो SIP चल रही है उसमें एक्सिस मिड कैप 3,000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स 3,000, SBI स्मॉल कैप 4,000, SBI कॉन्ट्रा 4,000, कैनरा टैक्स सेवर में 5,000 और पराग पाले टैक्स सेवर में 6,000 है। तो अभी जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है, इनके गोल पर कमेंट क्या है। मौजूदा SIP 25,000 के आसपास की, और जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है इस समय SIP की वो 18 लाख के आसपास है। तो बताइए क्या सजेशंस आपकी तरफ से। जी दीपाली, देखिए 18 लाख का जो अभी तक का राशि है अभी उसको ले लें, और साथ में जो 25,000 की SIP है, तो 12% के हिसाब से इनका करीब बनता है 1.12 करोड़ 10 ईयर्स में। तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो सलाह ये होगी कि 5,000 रुपया महीना ये निवेश को अभी बढ़ा दें, और उसके बाद हर साल 10% से टोटल अमाउंट को बढ़ाते रहें। तो ये अपना टारगेट जो है 1.5 करोड़ का उसे अचीव कर सकते हैं। जो स्कीम्स है उसे बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्कीम और ऐड करने की सलाह दूंगा, जैसे कि 5,000 रुपया मैंने कहा है कि बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए क्वांट एक्टिव फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है और इस कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है, तो क्वांट एक्टिव फंड को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, और जैसा मैंने कहा कि 5,000 अभी बढ़ाएं और उसके बाद टोटल अमाउंट को 10% से हर साल बढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलिए सजेशंस आपको दिए गए हैं। अपने पोर्टफोलियो को किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टेड रहिए आप इस फंड में, और 12% के आसपास का भी आपको रिटर्न मिलता है। तो 10 साल में आप 1.25 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे। 1.5 करोड़ का टारगेट जो आपका है, हो सकता है आप इसी SIP से उसे अचीव कर लें, बट फिर भी 10% के आसपास अगर एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे हर साल तो भी आसानी से अपने गोल को हासिल कर लेंगे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं। क्वांट एक्टिव फंड है जिसे आप पिक कर सकते हैं एडिशन के तौर पे अपने पोर्टफोलियो में। एक कॉलर से और बात करेंगे। शिवशांत वारसेकर गोवा से हैं हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं वो मैं बता देती हूँ। 33 साल इनकी उम्र है। मौजूदा इन्वेस्टमेंट है इनकी 17,000 रुपए महीने की SIP के तौर पर, और इनका लक्ष्य है 27 साल में 4 करोड़ का। पोर्टफोलियो पहले मैं इनका बता देती हूँ। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में 5,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 4,000 पर मंथ, PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप 2,000 पर मंथ, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2,500 पर मंथ, क्वांट टैक्स प्लान में 2,000 पर मंथ, और टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1,500 पर मंथ है। अब बताइए इनका पोर्टफोलियो पहले आपको कैसा लगा पंकज जी, और 27 साल में क्या अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? पोर्टफोलियो सही है और समय भी बहुत लंबा है। 27 ईयर्स की बात हो तो क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके लिए आसान हो जाता है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि जल्दी शुरुआत कीजिए। तो यहां पर यदि 17,000 पर मंथ ये इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 3.68 करोड़ इनका पूरा पैसा बन सकता है। अब टारगेट इनका क्योंकि 4 करोड़ का है तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है। यदि इसको ये थोड़ा 5% से बढ़ाएंगे हर साल तो भी आसानी से 4 करोड़ रुपए हो सकता है, इसमें भी हो जाए, क्योंकि 27 साल में आप रिटर्न्स और भी बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंजर्वेटिव साइड में मैंने कहा कि 3.68 करोड़ के आसपास कैलकुलेशन निकल के आ रही है। तो अगर पॉसिबल हो, इतना लंबा समय है, इनकम बढ़ेगी, इनकम के साथ साथ आप स्टेप अप करते जाइए अपनी SIP को। तो अगर 5% से भी बढ़ाते हैं तो आसानी से 4 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन दीपाली सलाह और दूंगा मैं कि निवेशक जब इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं, ध्यान रहे कि इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखें। 4 करोड़ आज की तारीख में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन 27 साल के बाद इसकी वैल्यू भी काफी कम हो जाएगी। तो इसके लिए
आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत की है, पर जितना मुमकिन हो सके आप निवेश को बढ़ाते रहें। ओके, तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करते रहें। जो टारगेट आप इतना लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, पंकज जी ने बिल्कुल सही बात की। जो वैल्यू आज 1 करोड़ की है वो अब से 20 साल बाद शायद उतनी नहीं रहेगी फॉर श्योर। तो इसीलिए अपने उस हिसाब से अपने गोल अमाउंट को डिफाइन कीजिए। चलिए, जो सलाह दी है पंकज जी ने वो मैं फटाफट से एक बार रिविजिट कर देती हूँ। आप लगभग 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाएंगे। 12% के रिटर्न के हिसाब से आप ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ कमा लेंगे। हो सकता है बेहतर रिटर्न मिले तो आप 4 करोड़ भी कमा सकते हैं। बाकी आपका रहा जो पोर्टफोलियो की बात, तो इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। काफी अच्छे फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टेड रहिए। टाइम टू टाइम योर मनी के जरिए अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। लेकिन चलिए फटाफट से पंकज जी के स्टॉक्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो बिगनर्स हैं, क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। तो बताइए पंकज जी, किन फंड्स के साथ करें शुरुआत? एक तो देखिए, मैं सलाह दूंगा कि एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जिसमें इक्विटी और डेट दोनों में निवेश हो सके, तो वो रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड को शामिल करें नए निवेशक। और क्वांट एक्टिव फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है, ये फंड पोर्टफोलियो में रहेगा, तो ये सही रहेगा। तो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला का बैलेंस एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 30 और क्वांट एक्टिव फंड, इन फंड्स के साथ करें शुरुआत। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए और अपने सजेशन सभी व्यूअर्स को देने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। खबरें जा रही हैं ब्रेक के उस पार भी, CNBC आवाज पर। नमस्कार।